नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को। मैं अर्जुन अभ्यास मंत्र योगा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम अपने हठ योगा के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, पर्टिकुलरली हठ योग प्रदीपिका। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले श्लोक को। ऑब्वियसली हम हठ योग प्रदीपिका के सारे श्लोक को नहीं लेंगे, बट यूजीसी नेट एग्जाम में जो श्लोक इंपॉर्टेंट है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो सबसे पहला श्लोक है वो है श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै ये नोपदिष्ठा हठयोग विद्या विभ्राजते प्रोन्नतराज योगम आरोढ़ मिच्छोर अधिरोहिणी वा। तो ये हठ योग प्रदीपिका का सबसे पहला श्लोक है। इस श्लोक का मीनिंग देख लेते हैं। सैल्यूटेशन टू द ओरिजिनल गुरु श्री आदिनाथ। तो जो ये हठ योग है, हठ योग में बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, जैसे हठ योग प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली, शिव संहिता। बट जो हठ योग की एक्चुअल नॉलेज है वो दी गई है श्री आदिनाथ जी द्वारा। श्री आदिनाथ जी जो हैं वो लॉर्ड शिवा का ही दूसरा नाम है। तो उन्हीं को हम अपनी रिस्पेक्ट और अपनी सैल्यूटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सैल्यूटेशन टू द ओरिजिनल गुरु ऑफ हठ योगा श्री आदिनाथ, who instructed the knowledge of Hatha Yoga, which lights the pathway for those who wish to ascend for higher stage of yoga, that is called as the Raj Yoga. तो ये जो हठ योग की नॉलेज है, हम आदिनाथ जी को अपनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं हठ योग की नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि यही नॉलेज बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो योगा की हायर स्टेज को अचीव करना चाहते हैं, दैट इज द राज योगा। कुछ चीज नोट करने जैसी है। फर्स्टली वन शुड गिव रिस्पेक्ट, देन मे आस्क फॉर द गाइडेंस। तो हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग पहले आपको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है, ग्रैटिट्यूड फील करना होता है, देन यू मे आस्क फॉर द गाइडेंस। गाइडेंस से पहले यू शुड फील द ग्रैटिट्यूड, यू शुड फील द रिस्पेक्ट जिससे भी आप नॉलेज ले रहे हो। तो ये श्लोक सिर्फ आदिनाथ जी को रिस्पेक्ट देने के लिए है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। श्री आदिनाथ वन ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा, ये हम देख ही चुके हैं। आदिनाथ शिवा का ही एक दूसरा नाम है। लॉर्ड शिवा इज नथिंग बट द सुप्रीम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें कंसेप्ट है शिवा और शक्ति का। तो शिवा इज इटर्नल कॉन्शियसनेस या फिर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, शक्ति इज द क्रिएटिव पावर। तो तंत्र में है कंसेप्ट शिवा और शक्ति का। अब यहां पे है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या फिर इटर्नल कॉन्शियसनेस। इसी इटर्नल कॉन्शियसनेस को डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट नाम दिया गया है। जैसे सांख्य फिलॉसफी को देखें तो सांख्य फिलॉसफी में कंसेप्ट है पुरुष का और प्रकृति का। जैसे तंत्र में है शिवा का और शक्ति का, सांख्य फिलॉसफी में है पुरुष का और प्रकृति का। अब ये जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है वो हम जानते हैं वो शिव को हम डिनोट करते हैं। सिमिलरली ये कॉस्मिक कॉन्शियस को सांख्य फिलॉसफी में हम कहते हैं पुरुषा, वेदांत में हम कहते हैं ब्रह्म, शैव में हम कहते हैं शिवा, वैष्णव में हम कहते हैं विष्णु। तो पुरुष है, ब्रह्म, शिवा, विष्णु, ये सारे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के ही नाम हैं। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हठ योग प्रदीपिका। अब हमने हठ योग में पर्टिकुलरली जो टॉपिक लिया है वो है हठ योग प्रदीपिका। जो हठ योग के ओरिजिनल गुरु हैं, जो फाउंडर है वो है आदिनाथ। शिव जी ने, आदिनाथ जी ने हठ योग की नॉलेज दी। बट ये जो हठ योग प्रदीपिका है ये है योगी स्वात्माराम द्वारा। योगी स्वात्माराम कहते हैं हठ योगा इज अ मीन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ राजयोग, इट इज द मीन एंड राजयोग इज अ गोल। हठ योगा इज द स्टेयरवे टू राजयोगा। तो छोटा सा कंसेप्ट ये है कि हठ योगा के रास्ते से आप राजयोग तक पहुंच सकते हो। थोड़ा डिटेल में जाते हैं इस वर्ड हठा में। हठा इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, हा एंड ठा। हा मीन्स द सन और द प्राणा, ठा मीन्स द मून और द मनस। तो जो हा पार्ट है वो सन को, सूर्य को डिनोट करता है या फिर प्राणिक एनर्जी को डिनोट करता है। ठा जो होता है वो मून को, चंद्र को डिनोट करता है या फिर मनस शक्ति को डिनोट करता है। तो हा और ठा, हठा, इसका मतलब है प्राणिक ऊर्जा और मनस शक्ति। तो इन दोनों का बैलेंस करना, इन दोनों का मेल ही हठ योग कहलाता है।
तो हठ योगा इज नथिंग बट द नॉलेज टू बैलेंस द प्राण शक्ति, मनस शक्ति और द सूर्य और द चंद्र पार्ट। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के कंसेप्ट में हम देखते हैं। द सन इज द प्राणिक एनर्जी and it represents the extroversion. The moon is the mental energy of chitta which represent the introversion. तो जिस भी पर्सन में प्राणिक ऊर्जा ज्यादा होगी या सूर्य की शक्ति ज्यादा होगी वो एक्सट्रोवर्ट होंगे। जिन भी लोगों में चंद्र की शक्ति ज्यादा होगी या फिर मनस शक्ति ज्यादा होगी वो इंट्रोवर्ट होंगे, वो ज्यादा शाय नेचर के होंगे। तो इसी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में बैलेंस बनाना, सूर्य और चंद्र में बैलेंस बनाना, प्राणिक ऊर्जा मनस शक्ति में बैलेंस बनाना ही है हमारा हठ योगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, कंसेप्ट ऑफ नाड़ी। ये जो नाड़ी का कंसेप्ट है थोड़ा सा हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, अब इसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। नाड़ीज आर नथिंग बट द एनर्जी चैनल। नाड़ा मीन द फ्लो। तो नाड़ी का मतलब होता है ये एनर्जी चैनल्स होते हैं हमारे बॉडी में और ये इनविजिबल होते हैं। और ये जो नाड़ी है इसमें जो वर्ड है नाड़, इसका मतलब होता है फ्लो। तो इसमें एनर्जी का फ्लो होता है, वही होती है हमारी नाड़ी। तो नाड़ीज आर नथिंग बट एनर्जी चैनल्स। अब तीन मेन नाड़ी होती है, जैसे हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। हमारे बॉडी के राइट साइड में पिंगला नाड़ी, लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। अगर हम ईड़ा नाड़ी की बात करें तो जो मनस शक्ति है, मेंटल एनर्जी है, वो ईड़ा नाड़ी में फ्लो करती है और ये ईड़ा नाड़ी हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है। प्राणिक एनर्जी की बात करें तो हमारे बॉडी की जो राइट साइड में नाड़ी है पिंगला नाड़ी, उसमें से प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक शक्ति ही फ्लो करती है और ये हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करती है। अब पिंगला नाड़ी जो है वो रिलेटेड है, जो हमारे बॉडी के राइट साइड में जो नाड़ी है पिंगला नाड़ी, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। बॉडी के लेफ्ट साइड में जो है ईड़ा नाड़ी, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। अब एक नोट है, जैसे ही हमारे बॉडी के राइट साइड के और लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी, इनमें जब बैलेंस आ जाता है तो जो सेंटर की नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी वो ओपन होती है और जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है तभी वो सुषुम्ना नाड़ी से आगे फ्लो कर पाती है। अब नाड़ियों का कंसेप्ट हमने अब जान लिया है, बट कितनी नाड़ियां होती हैं शरीर में उसको हम देख लेते हैं। हठ योग प्रदीपिका में 72,000 नाड़ियों का जिक्र है, बट बाकी और टेक्स्ट हैं उसमें कुछ और संख्या हमें बताई गई है। जैसे कि चरण दास का एक टेक्स्ट है, उसमें बताया गया है कि 72,864 नाड़ियां होती हैं। देयर आर 72,864 नाड़ियां इन द बॉडी, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू चरण दास। शिव संहिता के अकॉर्डिंग 3,50,000 नाड़ियां, देयर आर लाइक 3,50,000 नाड़ियां अकॉर्डिंग टू शिव संहिता। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग कितनी है तो आपको बताना है 72,000 है, 72,000 है। अगर चरणदास या फिर शिव संहिता के अकॉर्डिंग बोला गया है तो आपको फिर बताना है चरणदास के अकॉर्डिंग 72,864, शिव संहिता के अकॉर्डिंग 3.5 लाख। चलिए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, लीनियज ऑफ हठ योगा। इसमें हठ योग का लीनियज बताया गया है कि कैसे हठ योग की जो नॉलेज है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आगे ट्रांसफर हुई। तो ये पूरा श्लोक है, इस श्लोक को ऑब्वियसली याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बट जो नाम है इनको आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए। तो स्टार्ट होता है श्री आदिनाथ। तो हम जैसे जानते हैं हठ योग की जो नॉलेज है वो आदिनाथ से आई है, तो श्री आदिनाथ हैं फाउंडर। फिर उसके बाद जो नॉलेज है वो गई मसेंद्र नाथ के पास, ऐसे ऐसे करके आगे लीनियज कंटिन्यू होती है। तो ये आप एक बार अपने एंड पे आप देख लीजिएगा। तो आपको हठ योगा में तीन मेन पर्सन के तो नाम आपको याद रखने हैं। पहले है श्री आदिनाथ, फिर है मसेंद्र नाथ और फिर है गोरखनाथ। मसेंद्र नाथ और गोरखनाथ से रिलेटेड स्टोरीज हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो मसेंद्र नाथ को कैसे मिली हठ योगा की नॉलेज,
उसको हम देखते हैं। तो स्टोरी कैसे रिवॉल्व होती है, जो शिव हैं वो पार्वती को योगा की नॉलेज प्रोवाइड कर रहे थे समुद्र के किनारे पे। तो ही वॉज इम्पार्टिंग द नॉलेज ऑफ हठ योगा टू पार्वती ऑन द सी शोर। वहीं पे ही एक मछली ने उनकी सारी बातें, वो सारी नॉलेज सुन ली। उसी मछली से मसेंद्र नाथ का जन्म हुआ। तो शिवा introducing the knowledge to Parvati, the secret sadhana of yoga near the seashore. A large fish heard all this knowledge and from it मसेंद्र नाथ was born. इसलिए जो मसेंद्र नाथ है, मत्स्य का मतलब हो गया मछली, इंद्र का मतलब हो गया राजा, मछलियों का राजा। इसलिए उसी मछली को पूरी नॉलेज मिली थी, वहां से जो बॉर्न हुआ उसको उसका नाम मिला मसेंद्र नाथ। तो ये स्टोरी है मसेंद्र नाथ की, कैसे उन्हें हठ योग की नॉलेज मिली। अब हम देख लेते हैं गोरखनाथ को कैसे हठ योग की नॉलेज मिली। तो एक बार मसेंद्र नाथ फूड के लिए बेग कर रहे थे एक परिव्राजक के तौर पे। परिव्राजक का मतलब एक ऐसा पर्सन जो भटकता है और फूड के लिए वो बेग करता है, मतलब वो भिक्षा लेता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो मसेंद्र नाथ परिव्राजक के तौर पे ट्रैवल कर रहे थे। तभी एक वुमेन वो मसेंद्र नाथ जी को मिली। उस वुमेन को बेबी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मसेंद्र नाथ जी की हेल्प मांगी कि आप मुझे कोई विभूति प्रोवाइड करें ताकि मेरे को बेबी हो जाए। तो मसेंद्र नाथ जी ने एक विभूति दी उस वुमेन को और कहा कि इस विभूति को आप खा लेना। बट उस वुमेन ने क्या किया, उस ट्रस्ट नहीं किया उनकी बात पे, और वो विभूति खाई नहीं, बल्कि एक काउ डंग जो होता है, गाय का जो गोबर होता है, उस पे उन्होंने वो उस विभूति को फेंक दिया। 12 साल बाद आफ्टर 12 ईयर्स मसेंद्र नाथ उस वुमेन से दोबारा मिले। तब मसेंद्र नाथ ने पूछा तुम्हारा बेटा कैसे है। तब उस वुमेन ने सारी स्टोरी बताई कि मैंने आपकी बात का विश्वास नहीं किया था, उस विभूति को मैंने नहीं खाया, बल्कि एक गाय के गोबर पे मैंने उसे डाल दिया। तभी मसेंद्र नाथ ने कहा कि आप मुझे उस स्पॉट पे लेकर जाओ, उस गोबर की तरफ लेकर जाओ। तो वो वुमेन उनको उस तरफ लेकर गई। तभी मसेंद्र नाथ ने उस गोबर की तरफ देखकर बोला गोरखनाथ, और उसमें से एक 12 साल का लड़का बाहर आया। इसी वजह से क्योंकि वो गाय का गोबर था, उसमें से वो पैदा हुए थे, इसलिए नाम था गोरखनाथ। मतलब गो राख, राख का मतलब होगा विभूति, तो गोरखनाथ नाम था। और वो 12 साल के लड़के थे, और मसेंद्र नाथ ने गोरखनाथ को अपना डिसाइपल बनाया और हठ योग की नॉलेज उनको प्रोवाइड की। तो इस तरीके से गोरखनाथ जी को हठ योग की नॉलेज मिली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है, मसेंद्र नाथ और गोरखनाथ। अब ये जो गोरखनाथ हैं, ये नाथ पंथ को बिलोंग करते हैं। नाथ पंथ काफी फेमस है। अब ये इसमें जो वर्ड है नाथ, नाथ का मतलब होता है मास्टर। अब ये जो नाथ पंथ है, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको कनफटा योगी भी कहा जाता है। कनफटा मीन कान, मतलब कन मतलब कान, फटा मतलब पियर्स्ड, मतलब ऐसे योगी जिनके कान पियर्स्ड हैं या फिर उन्होंने कान को फाड़ रखा है। क्योंकि वो कुछ इयरिंग्स पहनते हैं बड़ी बड़ी सी, इस वजह से इनको कनफटा योगीज कहा जाता है। तो गोरखनाथ वॉज द फाउंडर ऑफ नाथ पंथ। थोड़ा सा एक सेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये सेक्ट इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ नाथ पंथ का। 17th सेंचुरी के टाइम पर तंत्र शास्त्र वॉज प्रिवलेंट एंड योगा वॉज एसोसिएटेड विद द ब्लैक मैजिक। Hence this sect was formed to prevent the heinous practice in name of spirituality. तो 17th सेंचुरी में तंत्र के नाम पर और योग के नाम पे काफी सारी प्रथाएं चल रही थी, लाइक ब्लैक मैजिक के फॉर्म में चल रही थी। और स्पिरिचुअलिटी को बचाने के लिए ही, और स्पिरिचुअलिटी को बचाने के लिए जो भी प्रैक्टिस हो रही है उनसे, तो इस सेक्ट का ओरिजिनेशन हुआ था। माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी को बचाने के लिए विष्णु और महेश ने गोरखनाथ और मसेंद्र नाथ का अवतार लिया था और योग की नॉलेज आगे प्रोवाइड की थी। तो इतना है, इतनी स्टोरी है कैसे हठ योग का लीनिएज हुआ।
मसेंद्र नाथ और गोरखनाथ की स्टोरी। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ साधना। मतलब क्योंकि ये जो हठ योग है ये साधना पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब इसमें आपको प्रैक्टिसेस करनी है ताकि आप राजयोग तक पहुंच सको। कंसेप्ट ऑफ साधना, सबसे पहली चीज है महासिद्ध। महासिद्ध कौन होते हैं? दीज आर द ग्रेट बीइंग्स हु अटेन द पावर थ्रू परफेक्शन ऑफ साधना। जिन्होंने बहुत साधना में परफेक्शन हासिल किया होता है उन्हीं को हम कहते हैं महासिद्ध। अब साधना का मतलब प्रैक्टिस, साधका का मतलब प्रैक्टिशनर। जो भी पर्सन एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर रहा है उस पर्सन को हम कहते हैं साधका या फिर प्रैक्टिशनर। साध्य का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है। अगर मैं कोई मेडिटेशन की फॉर्म प्रैक्टिस कर रहा हूं तो वो जो मेडिटेशन की फॉर्म है वो साध्य है। फिर आते हैं सिद्धि। सिद्धि का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस करके हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो अचीवमेंट मिलती है, जो पावर्स मिलती है, उन्हीं को हम कहते हैं सिद्धि। बट अगर राजयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, परफेक्शन ऑफ माइंड ये है सिद्धि उनके हिसाब से। तो महासिद्धा का मतलब वो पर्सन जिन्होंने काफी साधना करके परफेक्शन हासिल की। साधना का मतलब हो गया प्रैक्टिस, साधका का मतलब प्रैक्टिशनर, साध्य का मतलब वो जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, और सिद्धि का मतलब प्रैक्टिस करके जो पावर्स हासिल हुई। अब एक कंसेप्ट है सिद्धा का। कौन होते हैं सिद्ध? हमने महासिद्ध के बारे में पढ़ लिया। सिद्धा वो लोग होते हैं जिन्होंने 8 सिद्धियों पे विजय प्राप्त की है। अब वो 8 सिद्धियां क्या हैं उसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जो हनुमान जी हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी को कहा जाता है कि वो अष्ट सिद्धि, उन्होंने 8 जो सिद्धियां हैं उन पे विजय प्राप्त की है। अब वो 8 सिद्धियां कौन सी हैं? सबसे पहली है अनिमा। इट इज द एबिलिटी टू बिकम स्मॉल एज एटम। एक अणु के एक अणु के जितना, एक एटम के जितना स्मॉल होने की शक्ति, वो है अनिमा। लघिमा का मतलब है एबिलिटी टू बिकम वेटलेस। महिमा का मतलब है टू एबिलिटी टू बिकम एज लार्ज एज यूनिवर्स। तो आप अपने शरीर को यूनिवर्स के जितना बढ़ा सकते हो। गरिमा का मतलब है एबिलिटी टू बिकम हैवी, अपने शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। प्राप्ति का मतलब है एबिलिटी टू रीच एनी प्लेस, किसी भी जगह पे एक ही बार में आप पहुंच सकते हो, ये है प्राप्ति। फिर है प्राकम्य। प्राकम्य का मतलब एबिलिटी टू स्टे अंडर वाटर एंड मेंटेन बॉडी एंड यूथ। अपनी यूथ को, अपने शरीर को आप मेंटेन रख सकते हो, पानी के अंदर भी आप जीवित रह सकते हो, यह है प्राकम्य की शक्ति। वशित्वा, वशित्वा का मतलब होता है इट कम फ्रॉम द वर्ड वशीकरण। किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, उसको कंट्रोल करना, जिसको हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं माइंड कंट्रोल। बट यहां पे सिर्फ माइंड कंट्रोल नहीं है, बट ऑब्जेक्ट्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर है, ये हो गया वशित्वा। फिर है इशित्वा। इशित्वा का मतलब कैपेसिटी टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय एट विल। किसी भी चीज को पैदा करना या उसको डिस्ट्रॉय करना, ये होता है इशित्वा। तो ये है 8 सिद्धियां: अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशित्वा, इशित्वा। चलिए अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को देखते हैं। इट इज द टाइप्स ऑफ पेन। तपा का मतलब होता है हीट और पेन। जो वर्ड है तपस, इवन जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें नियम के अंदर सबसे पहला है तप। तप का मतलब है हीट या फिर हार्डवर्क को झेलना। अब 3 तरीके के पेन होते हैं। पहला है आदि भौतिका, फिर है आदि देविका, फिर है आध्यात्मिका। ये हम पेन का कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हठ योग की जो नॉलेज है उसमें पर्सन को जब प्रैक्टिस वो करेगा, जब वो साधना करेगा तो उसे पेन फील होगा। इन्हीं 3 पेन से ओवरकम करना है, इसलिए हम इन पेन को समझ रहे हैं। सबसे पहला जो एक प्रैक्टिशनर पेन फील करता है वो है आदि भौतिका, मतलब फिजिकल लेवल पे पेन, मतलब शरीर में कोई दुख हो, इंजरी हो जाए, वो सब होता है आदि भौतिका। फिर है आदि देविका। आदि देविका का मतलब नेचुरल कैलामिटी, मतलब क्लाइमेट कंडीशन हो गई या फिर सूखा पड़ गया, बारिश हो गई, ये सारे जो नेचुरली
हमारे बॉडी को फेस करना पड़ता है नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, वो होता है आदि देविका। फिर है आध्यात्मिक पेन। आध्यात्मिक पेन मतलब स्पिरिचुअल पेन, मतलब आप कितना भी कुछ पाओ फिर भी अंदर एक प्यास बनी रहती है, इस पेन को हम कहते हैं आध्यात्मिक पेन। तो ये 3 टाइप के पेन बताए गए हैं और इन्हीं 3 पेन को ओवरकम करना है और हठ योग की प्रैक्टिस है ताकि आप राजयोग तक आप पहुंच सको। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और धीरे धीरे करके यूजीसी नेट में जो हठ योग के टॉपिक है उसको हम फिनिश करेंगे और बाकी भी जो टॉपिक होंगे उसको फिनिश करेंगे। दोस्तों ये जो हमारी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट की तैयारी ही कराएंगे योगा से रिलेटेड। इसके अलावा भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, उन वीडियोस को आप देखिए, उससे आपकी योगा की नॉलेज एनहांस होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।